Hello students, welcome back to your business studies class. Chapter 1st, Evolution and Fundamentals of Business. As you all know, we are continuing this chapter. So, today's topic is History of Trade and Commerce in India. अभी तक हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा, कॉमर्स का एक पार्ट है ट्रेड. अब हम उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंडिया में ट्रेड कॉमर्स इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इनकी क्या हिस्ट्री है वो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है हुंडी. इट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज विच वॉज यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट मीन्स यहाँ इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया में अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा था गुड्स एक्सचेंज करने के लिए उसे हम हुंडी कहते थे. इट इन्वॉल्व्ड ए कॉन्ट्रैक्ट. ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था विच वारंट्स द पेमेंट ऑफ मनी. जो हम एक वारंटी देते हैं ना कि हाँ हम आपको मनी की पेमेंट कर देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है टू पार्टीज़ के बीच में, या प्रॉमिस कह सकते हैं या ऑर्डर कह सकते हैं. विच इज़ अनकंडीशनल. कंडीशनल मतलब होता है जिसके पीछे कोई टर्म्स कंडीशंस हो, कोई शर्तें हों, पर ये अनकंडीशनल था, बिना किसी शर्त के. एंड कैपेबल ऑफ चेंज थ्रू ट्रांसफ़र बाय वैलिड नेगोशिएशन. नेगोशिएशन का मतलब होता है जिसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट था जिसे हम हुंडी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या प्रॉमिस कहते हैं कि हाँ हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट है या प्रॉमिस है वो ट्रांसफ़र हो सकता था वैलिड नेगोशिएशन के थ्रू. मतलब अगर मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करा एक थर्ड पार्टी के साथ कि आपने गुड्स ख़रीदे हैं, तो उसके रिटर्न में जो आपको मनी पेमेंट करनी है, तो आपने एक हुंडी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, एक प्रॉमिस लिख कर दे दिया कि मैं आपको 1 वीक के अंदर अंदर इतनी मनी दे दूँगा. अब वो जो एक पेपर है जिसे हम हुंडी कह रहे हैं, वो पेपर क्या है, वो ट्रांसफ़र हो सकता है अनदर पर्सन को. मतलब उस पर साइन है आपके कि आपको पेमेंट करनी है, मान लीजिए 1000 की करनी है, आपके साइन है. तो अब वो मान लो आपने मुझे वो साइन करके वो पेपर दिया है, अब मुझे वो 1000 रुपीज़ मिलेंगे आपसे एक हफ़्ते बाद. अब मुझे वो 1000 मिलेंगे, तो मैंने सोचा कि मुझे 1000 किसी और की पेमेंट करनी है, तो मैंने उसे 1000 रुपीज़ ना दे के वो पेपर दे दिया आपका साइन करा हुआ. अब वो जो 1000 रुपीज़ है वो मेरे पास नहीं, वो उस बंदे के पास जाएंगे जिसके पास वो पेपर है. जैसे आप चेक वगैरह देखते हैं ना आजकल, तो इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट पहले हुआ करता था हुंडी. योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम. इंडिया में स्टार्टिंग में जो बैंकिंग सिस्टम आया था उसको हम इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम बोल रहे हैं. मतलब ट्रेडिशनल ओल्ड जो मेथड्स यूज़ होते थे स्टार्टिंग में जब ये बैंकिंग सिस्टम इंडिया में आया, तो उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं. नंबर 1, हेल्प्ड इन लैंडिंग मनी. आपको पता ही है बैंक हेल्प करता है लोन्स वगैरह देने में. एंड फाइनेंसिंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड. अगर आप कंट्री में ट्रेड कर रहे हैं, आपको उसके लिए मनी की ज़रूरत है, तो आप बैंक से ले सकते हैं. अगर आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्री में आपके गुड्स जा रहे हैं या दूसरी कंट्री से आप मंगवा रहे हैं, उसके लिए भी आपको अगर मनी की ज़रूरत है तो आप बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं. विद करेंसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट. जैसे हम करेंसी में लेते हैं, इसी तरह से हम लेटर ऑफ क्रेडिट में लेते हैं जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बाहर से गुड्स मंगवाए हैं, इंपोर्ट किया है, अब हम उसकी पेमेंट करनी है, तो हम कैश कैसे करें, बाहर दूसरी पार्टी तो कंट्री से बाहर है, उसे कैश कैसे दें, तो हम क्या करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट दे देते हैं. लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करता है. ठीक है, तो हमारा जो बैंक है वो उन पार्टी के नाम पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देगा और वो बैंक वहाँ के बैंक में पहुँच जाएंगे, उनके अकाउंट में वो पैसे पहुँच जाएंगे. तो फॉरेन ट्रेड में लेटर ऑफ क्रेडिट हम यूज़ करते हैं मनी पेमेंट के लिए. इसके अलावा इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में सेकंड पॉइंट है, पीपल बिगन टू डिपॉजिट प्रीशियस मेटल्स विद बैंकर्स कॉल्ड सेट्स.
पहले जो हमारे ओल्ड बैंकिंग सिस्टम था तो उसमें क्या होते थे, सेठ होते थे, साहूकार होते थे जो बहुत रिच होते थे। तो वो क्या करते थे, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास घर पे हमें लगता है कि हम तो सारा दिन काम पे जाते हैं, हम फार्मिंग करते हैं या कुछ भी, तो हमारे घर पे पीछे कोई होता नहीं, तो कोई सेफ़ वगैरह भी नहीं होती थी, लॉकर वगैरह नहीं होते थे, तो मकान भी ऐसे ही होते थे कच्चे। तो वो क्या करते थे, वो जो सेठ साहूकार होते थे उनके पक्के मकान होते थे, उनके पास मुनीम वगैरह होते थे, उनके पास प्रॉपर सिस्टम होता था कि यहाँ पे तिजोरी वगैरह में रखने हैं। तो लोग अपने जो प्रीशियस जैसे ज्वेलरी, मेटल्स, ये सब चीज़ें होती हैं वो भी सेट्स वगैरह के पास रखा करते थे, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डिपॉजिट करते थे। मनी बिकम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सप्लाइंग द मैन्युफैक्चरर्स विद द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। और पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, पर धीरे धीरे फिर जब मनी वगैरह आई, इंस्ट्रूमेंट एक यूज़ हुआ एक्सचेंज करने के लिए, तो जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं, प्रोड्यूसर्स, फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं, तो वो क्या करते थे, उन्हें गुड्स वगैरह परचेज़ करने होते थे तो वो मनी के थ्रू पेमेंट करते थे। तो स्टार्टिंग में इस तरह से मनी यूज़ होनी शुरू हुई। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में राइज ऑफ इंटरमीडियरीज़। फिर धीरे धीरे इंटरमीडियरीज़ बढ़ने शुरू हुए। इंटरमीडियरीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट्स मिडल मैन, जैसे ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो कमीशन वगैरह लेते हैं और हमारा काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ठीक है, होल सेलर्स वगैरह हैं, रिटेलर्स वगैरह हैं। धीरे धीरे ये सब आने शुरू हुए मार्केट में। आपको पता ही है पहले बार्टर सिस्टम होता था। अगर मान लीजिए किसी के पास गेहूँ है तो है ना, वो फार्मर है, और किसी के पास राइस है तो जो जिसके पास गेहूँ है वो उसे गेहूँ देता था, राइस ले लेता था, जिसके पास राइस है वो राइस दे के गेहूँ ले लेता था, व्हीट ले लेता था। तो पहले इस तरह से बार्टर सिस्टम था। फिर धीरे धीरे जब मनी इंस्ट्रूमेंट आया तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज़ करना है, मशीन्स परचेज़ करना है, तो स्टार्टिंग में इस तरह से मनी का वो यूज़ करते थे, मनी दे के ये चीज़ें खरीदते थे। फिर धीरे धीरे मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंटरमीडियरीज़ आने शुरू हुए हमारी कंट्री में। इंटरमीडियरीज़ मतलब होल सेलर्स, रिटेलर्स, ब्रोकर्स, है ना, एजेंट्स, ये सब आने शुरू हुए। तो इंटरमीडियरीज़ प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स। अब जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनका थोड़ा बर्डन कम हो गया, थोड़ा उनका रिस्क कम हो गया, क्योंकि इंटरमीडियरीज़ आ गए, होल सेलर्स आ गए। बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क इन्वॉल्व्ड, होल सेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स के पास जाते हैं, उनसे स्मॉल स्मॉल ऑर्डर्स लेते हैं और एक बिग ऑर्डर तैयार करके मैन्युफैक्चरर को देते हैं, है ना। जैसे मान लो एक रिटेलर ने कहा मुझे 10 यूनिट्स चाहिए, दूसरे ने कहा मुझे 20 चाहिए, तो ऐसे डिफरेंट रिटेलर्स के पास गया होल सेलर, उसने पूरा ऑर्डर कलेक्ट करा, 100 यूनिट्स का हो गया, उसने जाके मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे दिया और थोड़ी बहुत एडवांस पेमेंट भी दे दी कि आप मुझे ये 100 यूनिट्स बना के दे दो। अब वो जैसे ही बनाए मैन्युफैक्चरर ने, होल सेलर ने वहाँ से उठवा लिए। होल सेलर के पास गोडाउन्स वगैरह की फैसिलिटी होती है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे अपना स्टॉक मेंटेन करता रहता है और वहाँ से रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। तो अब रिस्क कौन बियर कर रहा है, सारा होल सेलर्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से बना के दे दिए, उन्होंने तो स्टॉक अपने यहाँ मेंटेन किया नहीं। रिटेलर ने भी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदा, उनके यहाँ भी स्टॉक नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा सारा स्टॉक किसने रखा अपने पास, होल सेलर्स ने। तो सारा रिस्क किसने उठाया, होल सेलर ने, क्योंकि जब हम स्टॉक रखेंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, फायर, थेफ्ट, है ना। तो संभाल के रखना, गुड्स ख़राब ना हो, किसकी जिम्मेदारी है, होल सेलर की। Emergence of credit transactions and availability of loans and advances enhanced commercial operations। और जो ये इंटरमीडियरीज़ हैं, होल सेलर्स हैं, ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर को भी एडवांस पेमेंट देते हैं, फिर रिटेलर्स को गुड्स देते हैं, तो उनसे भी उन्हें भी क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं कि चलो जब तुम्हारा सामान बिक जाएगा, पैसे आएंगे, तब पेमेंट दे देना। तो होल सेलर्स जो हैं, ये बीच में इंटरमीडियरीज़ जो हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स को भी हेल्प कर रहे हैं, उनका रिस्क कम कर रहे हैं, रिटेलर्स को भी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें भी क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इंटरमीडियरीज़ आने शुरू हुए मार्केट में। ट्रांसपोर्ट, आपको पता ही है, ट्रांसपोर्ट लैंड के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है। तो हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारा स्टार्ट हुआ
तो आप देखते हैं सी ट्रांसपोर्ट भी होता है ना, एक जगह दूसरी जगह आप वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी एक कंट्री दूसरी कंट्री में सामान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। लैंड में दोनों आ गए, रोडवेज भी और रेलवेज़ भी। तो फिर धीरे धीरे ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज़ ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। अब ये ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैड डिफरेंट कम्युनिटीज़ डोमिनेटेड ट्रेड। हमने देखा शुरुआत में क्या था हमारी कंट्री में, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में, जैसे नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया। तो ये जो हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाबी, मुल्तानी मर्चेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अगर हम नॉर्दर्न इंडिया में जाएं तो ये जो हमारे बिजनेस मैन होते थे ये ज़्यादातर पंजाबीज़ या मुल्तानीज़ होते थे। इसी तरह से अगर हम गुजरात, राजस्थान साइड में जाएं तो भट्ट ये जो हैं ये ज़्यादा बिज़नेस करा करते थे। और अगर हम वेस्टर्न इंडिया में जाएं तो हमारे महाजन्स होते थे, ये ज़्यादा व्यापार में, ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे। तो इस तरह से ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ बनी हुई थी कि ये लोग क्या करते हैं, व्यापार, बिजनेस, ट्रेड ये लोग करते हैं, जैसे पंजाबीज़, मुल्तानीज़, भट्ट, महाजन। मर्चेंट कॉरपोरेशंस वर फॉर्म्ड। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मर्चेंट कॉरपोरेशंस बननी शुरू हुई कम्युनिटीज़ के बाद। मर्चेंट कम्युनिटीज़ डिराइव्ड पावर एंड प्रेस्टीज फ्रॉम गिल्ड्स विच वर ऑटोनोमस कॉरपोरेशंस। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, अपनी अलग, ऑटोनोमस कॉरपोरेशंस फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर्स। और फिर कॉरपोरेशंस क्या होती हैं, मतलब ये एक तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिलकर, जैसे कई लोग मिलकर एक कॉरपोरेशन बना लेते हैं, है ना। जैसे हमारी होती है ना ट्रेड यूनियंस वगैरह होती हैं, जैसे हमारी ट्रेड कम्युनिटीज़ होती हैं, जो जिस भी फील्ड में ट्रेड कर रहा है तो वो सारे बिजनेसमैन मिलके अपनी एक कॉरपोरेशन बना लेते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से कॉरपोरेशंस बननी शुरू हो गई बिजनेसमैन्स की, ट्रेडर्स की, अपनी अलग इंडिपेंडेंट। उसके बाद क्या हुआ, दीज कॉरपोरेशंस फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स। अब जैसे मान लीजिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। अब वो जितने भी कॉटन टेक्सटाइल में डील कर रहे हैं बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, है ना, उन सब ने अपनी मिलकर क्या बना ली, एक कॉरपोरेशन बना ली। अब उनके अपने रूल्स हैं कि हम ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। अब जो जो उस कॉरपोरेशन के मेंबर्स होंगे वो सब उन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो दीज कॉरपोरेशंस फ्रेम देयर ओन रूल्स ऑफ मेंबरशिप एंड प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट which even kings were supposed to accept and respect। उस समय क्या होते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, किंग्स वगैरह होते थे, तो उन्हें भी उन मर्चेंट कॉरपोरेशंस के जो रूल्स होते थे उसे एक्सेप्ट करना होता था कि ये इस कम्युनिटी का रूल है, तो ये लोग इस तरह से करते हैं, तो हमें भी उस बात को एक्सेप्ट करना है। किंग भी एक्सेप्ट करते थे। द गिल्ड चीफ dealt directly with loan or tax collection and settled the market toll on behalf of its fellow merchants at a fixed sum of money। और फिर क्या होता था, उनमें जो लीडर होता था, उसको यहाँ गिल्ड वर्ड बोल रहे हैं, कि उस पूरी कॉरपोरेशन का जो लीडर होता था वो डील करता था। अगर किसी को लोन चाहिए या किसी की टैक्स पेमेंट करनी है या किसी से टैक्स लेके सरकार को देना है, तो सबसे वो टैक्स लेकर सरकार को वही देता था। ऐसे जो भी मार्केट में सेटलमेंट करना है वो वही करता था। गिल्ड मतलब वो लीडर जो है कॉरपोरेशन का। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुए, ट्रेड सेंटर्स बने। मेजर ट्रेड सेंटर्स हमारी कंट्री के कहाँ कहाँ थे, पाटलिपुत्र, अब तो ये नहीं है पाटलिपुत्र, पहले हुआ करता था। पेशवार, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, जो अब दिल्ली है ना, दिल्ली का नाम पहले इंद्रप्रस्थ था। मथुरा, मथुरा तो अभी भी है, हमारा यूपी में है ना। वाराणसी, ये भी यूपी में है। मिथिला, मिथिला भी हमारा यूपी में ही है। उज्जैन, उज्जैन हमारा एमपी आ गया, है ना, इंदौर साइड। सूरत, ये हमारा इधर गुजरात साइड आ गया। कांची, मदुरा, ब्रॉच, कावेरी, तमरालिप्ति,
ये सब चीज़ें क्या हैं, ये हमारे उस समय के मेजर ट्रेड सेंटर्स हैं। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स भी जहाँ पे ज़्यादा होते थे, जिस चीज़ के ज़्यादा होते थे, एक्सपोर्ट उन समय सबसे ज़्यादा किसका होता, स्पाइसेस का। जैसे केरला वगैरह में ना स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मसाले वगैरह, तो ये अब्रॉड में नहीं होते, तो बाहर के लोग ये यहाँ इंडिया से ख़रीदते थे। स्पाइसेस, वीट सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इस एरिया में ज़्यादा होती है, तो ये भी बाहर जाती थी इंडिया से। शुगर यूपी में है ही सबसे बड़ा, है ना। इंडिगो, ओपियम, सेबामे ऑयल, कॉटन, लाइव एनिमल्स, यहाँ से एनिमल्स भी जाते थे बाहर, एनिमल प्रोडक्ट्स भी जाते थे जैसे फर, पर्ल्स एक्सेट्रा। और हम लोग बाहर से क्या ख़रीदते थे ज़्यादा उस समय, हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ सिल्क, फ्लैक्स, लीनर, गोल्ड, सिल्वर, टिन एक्सेट्रा। उस समय हमारे कॉन्टिनेंट की पोजीशन क्या थी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, अगर हम देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस 5-year प्लान्स वर इनिशिएटेड। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो सरकार बनी, जो गवर्नमेंट बनी, उन्होंने ये 5 years प्लान मतलब 5 वर्षीय योजना ये बनानी शुरू करी कि अगले 5 सालों तक हम क्या क्या करेंगे, सरकार को बताना होता था, जनरल पब्लिक को। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट ए रैपिड पेस। पर ये 5 years प्लान वगैरह बनाने के बावजूद हमारी जो कंट्री की ग्रोथ हो रही थी, जो डेवलपमेंट हो रहा था, वो उतनी तेज़ स्पीड पर नहीं हो रहा था। लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है जो हम बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, वो नहीं था लोगों के पास लगाने के लिए। राइज इन पॉपुलेशन, और हमारे कंट्री की पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती जा रही थी। ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, और सबसे ज़्यादा जो खर्चा हो रहा था हमारे देश का वो कहाँ हो रहा था, हमारी आर्मी, मिलिट्री, जो हमारी सेना है, डिफेंस फोर्सेस हैं, उन पर। एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़, है ना। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, स्कूल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये सब मिलाकर क्या कहलाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी हमारा इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ था। ये सब रीज़न्स थे कि हमारी कंट्री उतनी स्पीड से डेवलप नहीं हो पा रही थी। फाइनली इन 1991 इंडिया एग्रीड टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 1991 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय वो एक पॉलिसी लेकर आए, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उस इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से हमारे कंट्री के डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ी। अब हमारी कंट्री फ्रीली ट्रेड कर सकती थी दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1991 में जब ये पॉलिसी आई, इसके बीच का जो टाइम पीरियड था, इसमें हमारा ज़्यादा कंट्री डेवलप नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग गया था ट्रेड पर 1991 के बाद वो रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए। बिकॉज ऑफ दिस नाउ इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद इंडिया की ग्रोइंग स्पीड बढ़ गई। इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया एक्सेट्रा आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। और इस तरह से अब हम देख रहे हैं डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब चीज़ें आ रही हैं, नई नई स्कीम्स आ रही हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री और अच्छे से ग्रो कर पा रही है। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।